हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 8 का पार्ट 2। इसमें हमने पार्ट 1 कल कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस किए थे। तो आज के उसके आगे के 76 से 100 तक के क्वेश्चंस करेंगे, तो ये 8 सेट कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसमें बस केवल 2 ही सेट बचे हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, या फिर आप लर्न विद कनिका के नेम से सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी। जो लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं ना पीडीएफ का, तो वो वहाँ से ले सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट है इसमें 17,20,000। क्वेश्चन 76। 1,72,000 का 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें CI इसमें निकालना है। ये P दे रखा है 1,72,000, R दे रखी है 8% और टाइम T दे रखा है 3 वर्ष, और निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया हुआ। मीन्स जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, तो हमें राउंड ऑफ करके लिख देना है। अब हम डायरेक्ट इसमें CI का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो पहले आएगा P, तो 1,72,000, फिर हमारा 1 प्लस R अपॉन 100, तो 8 अपॉन 100 की पावर 3, और -1 इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर CI निकालना है। अगर अमाउंट निकालनी होती तो बस हम यहीं पर फॉर्मूले को छोड़ देते। 4 से कट कर लेंगे, 4 2 सा 8 और 4 से ये 25 टाइम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 172 और 30, और यहाँ क्या बचेगा 25 और 2 27, तो 27 का क्यूब, माइनस अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 25 का क्यूब, अपॉन 25 को हम यहाँ पर नीचे साथ के साथ 3 बार खोल देते हैं ताकि इसे कट कर लेंगे। अब 25 से जब पहले यहाँ कट करेंगे तो यहाँ आएगा 6880, फिर इसको दोबारा कट करेंगे जब हम, तो पूरा 25 से नहीं हो पाएगा, तो 5 से कट कर लेते हैं, तो 5 से यहाँ पर आ जाएगा 1376। अब ये कट नहीं हो पाएगा, तो हमारा ऊपर तो बचा 1376 अपॉन नीचे बचा 25, 5 से 125। अब 27 का क्यूब और 25 का क्यूब, तो 27 का क्यूब करेंगे तो होता है 19683, और 25 का क्यूब तो सबको पता ही है 15625। अब सिंपली इसको माइनस कर लेंगे तो 1376 इंटू, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 4058 अपॉन 125। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5583808। अब जब 125 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम पूरा डिवाइड नहीं करना, हमें बस सिंपल देखते जाना है कि हमारा कहाँ तक आंसर आएगा। जब पहले डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 125 से ये 4 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद फिर से 4 आएगा, तो हमारा डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44,670। जब हम इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो 44,670.4 करके आंसर आएगा, लेकिन हमें राउंड ऑफ में लेना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक राशि में साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है। तो 100% की वृद्धि हो रही है, मीन्स कोई चीज़ अगर P है तो वो क्या हो जाएगी 2P, उसकी दुगनी हो जाएगी। तो समान दर पर 8,000 रुपये पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले तो हमें फर्स्ट वाले से निकालना है। अब हमने ये ले लिया, अगर हमने मूलधन लिया है P, तो हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी 2P। तो जैसे हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं दुगने वाला, तो उससे R निकालते हैं, तो वही हम शॉर्ट टिक लगाएंगे। तो इसमें क्या लगती है 100 इंटू, जो हमारा जितने भी गुना हो रहा होता है उसमें से -1 कर देते हैं। तब जब दुगना हो रहा है तो 2 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, अपॉन हमें टाइम दिया हुआ है तो टाइम ले लेंगे, अगर दर दी होती तो दर ले लेते। तो 8 से ये 4 से कट होगा, 2 टाइम्स ये 25, तो हमारा आंसर क्या आएगा 25 अपॉन 2। अब इसके बाद हमें R पता चल गई यहाँ पर 25 अपॉन 2%। तब हमें इसके बाद फिर सेम ऐसी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो CI इक्वल्स टू आ जाएगा 8,000, फिर 1 प्लस 25 अपॉन 2 इंटू 100 की पावर कितने साल का है 2 साल का, और -1। तो यहाँ पर जब कट कर लेंगे तो 25 से 4 टाइम्स कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8,000 इंटू 4 2 सा 8, 8 में 1 प्लस करा तो हमने 9 का स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम लिया 8 का स्क्वायर, अपॉन में 8 इंटू 8, 8 से फर्स्ट टाइम कट करेंगे तो 1000, फिर दोबारा कट करेंगे तो 125। अब यहाँ पर या तो
ये सिंपल से नंबर हैं, तो हम सिंपली ये भी कर सकते हैं कि 81 में से 64 को सब्ट्रैक्ट कर लें और यहाँ हमारे बड़े नंबर होंगे तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो वो लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमारा ऊपर तो 125 है, एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, उसको लिखने की नीड नहीं है। अपॉन में हमारा कुछ नहीं बचा। अब सिंपली ये देख लेते हैं कि जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 में तो हमारे 35 आएंगे, तो 5 तो हमारा बस ऑप्शन ए को छोड़कर सभी में आ रहा है, तो हमें पूरी ये मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। तो जब हम 17 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2125। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी की चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2125 रुपये का। नेक्स्ट है, एक कंपनी की परिचालन लागत इसमें नीचे दी गई है 2016 और 17 की। ऋण ब्याज दिया गया है 16 का 25%, ऐसे ही 17 का, फिर वेतन का परसेंटेज, फिर कर की परसेंटेज। अब इसमें कहा है कि 2016 में परिचालनों पर व्यय किया गया कुल धन, तो जो 2016 में टोटल धन है वो कितना है, 120 लाख, और 2017 में जो है वो है 150 लाख। तो बताना है कि 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था। तो पहले हमें दोनों का इसमें निकालना पड़ेगा। तो जब हम इसकी देखेंगे 2016 का वेतन कितना था, 50%। जब 120 लाख का अगर हम 50% निकालें तो डायरेक्ट ही हमें पता चल जाएगा उसका आधा आएगा। तो 2016 का कितना आ जाएगा, उसका 60 लाख। तो हमें लाख लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में भी लाख में दिया हुआ है, तो सिंपल 60 ले लेंगे। अब 2017 का है 150, तो इसका दे रखा है 55%। तो इसका तो हमें निकालना पड़ेगा। अगर 50% होता तो डायरेक्ट 75 लाख कर देते। तो 150 का हम 55% निकाल लेंगे। यहाँ ये 0 से 0 कट हो जाएगी। जब 55 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 825, लेकिन नीचे 10 है तो हमें पॉइंट लगा देना है। तो हमारा 2017 का कितना हो गया, 82.5। अब 82.5 में से हमें जब 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 22.5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि 2016 की तुलना में 2017 में जो वेतन था वो 22.5 लाख रुपीस ज़्यादा था। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है, तो 72.5 दे रखा है माध्य, मीन हो गया, और 40 छात्र हैं। बाद में ये पता चला कि गलती से एक छात्र की अंक 84 की जगह 48 लिख गए थे, तो सही माध्य याद कीजिए। पहले तो इसमें हमेशा डायरेक्ट यही कर लेंगे, पहले तो हमें टोटल निकालना है। तो टोटल हमेशा कैसे निकलता है, कितने छात्र हैं और उसका माध्य, तो 40 × 72.5, ये तो उसका टोटल था। अब जो गलती से लिखे गए हैं उसको हमेशा माइनस करना है। 84 की जगह 48 लिख दिए, 48 को माइनस कर देंगे और जो लिखने थे नंबर उसको प्लस। तो हमने जितने माइनस करें उतना ही नंबर प्लस कराए, तो नंबर उतने ही रहेंगे। 40 छात्र हैं तो 40 ही रहेंगे। अब ये पॉइंट कट जाएगा 0 से, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की 725 से, तो आ जाएगा हमारा 2900। 84 में से 48 माइनस करेंगे तो +36/40, तो यहाँ आएगा 2936/40। अब इसको 4 से कट कर लेंगे, 4 10 और यहाँ पर आ जाएगा 4 7 28, फिर 4 3 12, फिर 4 4 16, तो हमारा आंसर आ गया 73.4। तो जो सही माध्य हो जाएगा करेक्ट वाला, जब 84 लिख लेंगे तो वो 73.4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न ग्राफ में बंद गोभी की 12 महीनों के मूल्य दर्शाए गए हैं। ये इसमें यहाँ पर ये बुक में भी साफ नहीं दिख रहा था, ये लिखा हुआ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस टाइप से दिसंबर तक 12 महीने के। तो इन सब का जो मूल्य है उसकी हमें माध्यिका निकालनी है। तो पहले हमें सबका मूल्य देखना पड़ेगा कि है कितना कितना, तो सबका ये मूल्य लिख लेंगे। अब हम छोटे से बड़ा डायरेक्ट ही लगा लेते हैं। तो हमें पता है कि जो सबसे नीचे है वो पॉइंट सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा पॉइंट कौन सा आ जाएगा हमारा, यहाँ लिख लेते हैं 30। फिर उसके बाद 2 बार आ जाएगा हमारा 40, 2 बार 1 2 3 4 बार 40 हो जाएगा। उसके बाद 50 है 3 बार, तो 50 को 3 बार लिख लेंगे। उसके बाद है हमारा डायरेक्ट 84 टाइम्स, तो 80 हो गया 4 टाइम्स। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्ट हम ग्राफ से ही छोटे से बड़ा लिखते चलेंगे। अब नंबर कितने हैं, ये हमारे कितने होंगे, जब 12 महीने के हैं तो पूरे टोटल 12 नंबर मीन्स इवन है। तो इवन में हम क्या करते हैं,
12/2 मीन्स हमें 6th वाली टर्म लेनी है और 7th वाली टर्म लेनी है और उसका हाफ कर देना है दोनों के टोटल का। तो 1 2 3 4 5 6, 6 और 7 दोनों ही हमारी कितनी आई हैं 50। तो 50 + 50/2 मीन्स 100/2। तो आंसर कितना हो जाएगा 50। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 50। डायरेक्ट भी देख सकते हैं हम, अगर फॉर्मूला भी नहीं लगाएं तो छोटे ही नंबर हैं तो बीच के जो दोनों नंबर होंगे उन्हीं का मीन निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 12 14 15 16 15 14 13 15 13 11 17। तो ये सारे हमें नंबर दिए गए हैं, इनका हमें बहुलक मीन्स हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। 13 को अगर हम देखें, पहला ऑप्शन 13 है, 13 केवल आया है 2 बार। फिर 14 को देखें तो 14 भी 2 बार। नेक्स्ट है 15, 15 आया 1 2 3 3 टाइम्स और 12 आया केवल 1 टाइम। तो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है वही होगा हमारा मोड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। नेक्स्ट है दिए गए पाई चार्ट में भारत के मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। तो इसमें मोबाइल फ़ोन कंपनी के बारे में दे रखा है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की जो कुल संख्या है वो 12,40,000 है। तो टोटल जो नंबर हैं वो दे रखे हैं 12,40,000। तो PQR द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए। तो PQR की परसेंटेज देख लेंगे, इसमें परसेंटेज दे रखी है हमें 25। तो डायरेक्ट जो 12,40,000 है उसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर देंगे हम 25%। तो 0 से 0 सिंपली कट हो गया, बस 25 की हमें 124 से मल्टीप्लाई कर देनी है। हमारी लास्ट में 2 0 तो आई जाएंगी। फिर 25 4 सा हो जाएगा 100, 10 कैरी। फिर 25 2 सा 50, तो ये 60 आया, फिर 0, फिर 6 कैरी। तो फिर 25 1 सा 25, फिर ऐड करेंगे तो 31। तो आंसर हो जाएगा 3,10,000 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वृत्त या पाई चार्ट में कुछ फसलों के वार्षिक उत्पादन टन में दिए गए हैं। यदि जो कुल उत्पादन था वो 9,000 टन था तो चावल के उत्पादन की मात्रा टन में हमें बतानी है कितनी होगी। तो टोटल हमें दे रखा है 9,000, हमें चावल की बतानी है। ये इसमें सही से दिख नहीं रहा है लेकिन ये 40 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये सारे डिग्री में हमें गिवन है ना कि परसेंटेज में। तो परसेंटेज में तो हम परसेंटेज निकाल देते थे, अब हमें डिग्री में निकालना है। तो 40 डिग्री को जो हम चेंज करते हैं तो एक पूरे टोटल कितनी डिग्री होती है 360। तो सिंपली कट कर लेंगे, बस परसेंटेज होगा तो 40/100 लेना है, डिग्री होगा तो अपॉन में 360 लेना है। 4 से ये कट होगा 9 टाइम्स, फिर 9 से ये कट हो जाएगा 1000। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1000 टन। नेक्स्ट है निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटर की जानकारी देता है। तो ये पूरे 2004 से 2014 तक के 10 वर्ष में जितने कंप्यूटर बिके हैं पर्सनल कंप्यूटर PC, उनके बारे में बार ग्राफ दिया गया है। अब कहा है कि 2016 में XYZ ने कितने पर्सनल कंप्यूटर की बिक्री की। तो 2016 में नॉर्मली देख लेंगे कि हमारे कितने दे रख 2006 में, तो 2006 में कितने पे ग्राफ है हमारा 20 पे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। और ये लाख में है तो अगर यहाँ दिया होता तो हमारा 20 लाख हो जाता। नीचे दिया गया दंड आरेख पिछले कुछ वर्षों में 3 कंपनियों अंबर पेपर मिल, मैग पेपर मिल और तनवीर पेपर मिल, जिन्हें अंबर को ए से शो किया गया है, पेपर मिल मैग पेपर मिल को एम से और तनवीर को टी से, और सबकी जो संख्या है वो लाख टनों में है। तो हमें बताना है कि 5 वर्षों में किस कंपनी का औसत उत्पादन अधिकतम था। तो जब हमें औसत उत्पादन निकालना है, हमें पता है कि सबके लिए 5 ईयर्स दे रखे हैं तो सबका औसत निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस सबका ऐड कर लेंगे। तो इसमें हम तीनों का जो टोटल निकाल लेते हैं कितना है। पहले अंबर पेपर मिल का, तो अंबर पेपर मिल का कितना आएगा, ए लिख के यहाँ पर लिखा हुआ है ये अंबर पेपर मिल। तो ए वाली जो है वो हमारी है जो डार्क कलर की है। तो फर्स्ट कितनी है 30, फिर सेकंड है हमारी 45, फिर थर्ड है हमारी फिर 25, ये आ जाएगा 25 यहाँ पर, जिसमें डैश डैश दिया गया है वो 5 वाली टर्म्स है। फिर है 50 और फिर आ जाएगी हमारी 40। तो जब हम
अंबर पेपर मील का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 190। ऐसे ही फिर हमें मैक की करनी है, तो मैक वाले की कितनी आएगी 25 प्लस 35, फिर प्लस हो जाएगी थर्ड वाला, फिर से 35 है ये इक्वल है, फिर 40 है और फिर 50 है, तो इसका टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 185। अब थर्ड वाला हमारा बचा तनवीर, तनवीर वाले का टोटल कर लेते हैं यहाँ पर। जब तनवीर वाला करेंगे लास्ट वाला तो ये है हमारा 35, फिर प्लस है 40, फिर प्लस है 35 45, फिर आ जाएगा लास्ट भी यहाँ पर 35 और फिर लास्ट भी 35। जब इसका टोटल करेंगे तो ये भी हमारा आएगा 190। तो हमारा इसका मतलब मैक पेपर मील तो हो ही नहीं सकता, अंबर पेपर मील और तनवीर पेपर मील दोनों का ही सेम आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबर पेपर मील एंड तनवीर पेपर मील। नेक्स्ट है, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि अधिक हुई है? तो इसमें सिंपली या तो हमें कैलकुलेट करना होता कि हम सब जो भी हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे 2001 की है तो 2001 की 1991 से कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, फिर 1981 की 1971 से कितनी हुई है, फिर 1971 की 1961 से, फिर 1961 की 1951 से। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो जो फर्स्ट है 2001, इसमें कितने का डिफरेंस है, यहाँ थी 60 यहाँ थी 70, 10 का डिफरेंस, इन दोनों में भी 10 का डिफरेंस, इसमें भी 10 का डिफरेंस। बट यहाँ पर जो आ रहा है 1951 से 61, यहाँ कितने का डिफरेंस है 20 का, तो बिना ही निकाले इससे डायरेक्ट पता चल जाएगा जब यहाँ 20 का है तो इसी की सबसे ज़्यादा परसेंटेज आएगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1961। नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो समचतुर्भुज मीन्स हमें रोम्बस दिया गया है तो इसकी सारी भुजाएं इक्वल होती हैं और जो इसके डायगोनल्स विकर्ण होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो ये हमें 37 दी हुई है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो 840 इक्वल्स टू इसका होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 मीन्स दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई, तो D1 अपॉन D1 इंटू D2, तो D1 D2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 840 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1680। अब ये पता चल गया हमें। अब हम केवल इतने ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस लगाएं तो 37 पता है और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, अगर ये D1 है तो D1 अपॉन 2 और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा D2 अपॉन 2, क्योंकि हाफ हाफ लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा पाइथागोरस लगा लेंगे D1 स्क्वायर अपॉन 4 D2 स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अभी इसको लिख लेते हैं तब एक साथ ही सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा T1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल्स टू 37 इंटू 37 इंटू 4, पूरी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 45476। अब यहाँ हमें D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर भी पता है, D1 D2 भी पता है, तो डायरेक्ट होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे क्योंकि इसका हमें लंबाई का योग निकालना है। तो D1 अपॉन D2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2D1 D2, A प्लस B के होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगा लिया। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर कितना है 5476 प्लस 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे जब 1680 में तो यहाँ हो जाएगा 3360। इसको ऐड कर दीजिए, लास्ट में हमारा आ जाएगा ये पूरा 8836। अब 8836 का जब हमें अंडर रूट करना होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो लास्ट में हमारी डिजिट 4 आनी चाहिए, तो C कट हो जाएगा D कट हो जाएगा, लेकिन अब 84 और 94 दोनों ही बचे। तो फर्स्ट टर्म को देखते हैं, 88 है तो सबसे पहली टर्म हमारी क्या आएगी 9 9 सा 81, तो ऑप्शन बी डायरेक्ट पता चल जाएगा 94, पूरा इसको निकालने की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है तो परिधि हो जाएगी हमारी सर्क्यूम्फ्रेंस। जो सर्क्यूम्फ्रेंस है उसकी वो 15 मीटर अधिक है उसके व्यास से, व्यास क्या हो जाएगा D, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r इक्वल्स टू 15 प्लस त्रिज्या निकालनी है तो D को भी त्रिज्या के फॉर्म में ही रखेंगे 2r। अब 2 पाई r माइनस 2r इक्वल्स टू 15, यहाँ से 2r हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 22/7 माइनस 1, तो
2r इंटू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचेगा 15/7 इक्वल्स टू 15। 15 से 15 कट हो गया तो r की वैल्यू हो जाएगी 7/2, 3.5 मीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है L इंटू बी इंटू एच विमा वाले घनाभ। एक हमें क्यूबॉइड है जिसकी L इंटू बी इंटू एच विमा दे रखी है। सेकेंड L इंटू 0.5V इंटू 0.4H माप वाले तख्ते के रूप में काटा जाता है। तो ये तो पूरा घनाभ है और फिर इसको तख्तों के रूप में काटा जा रहा है, तो तख्तों की संख्या क्या होगी। तो इसमें हमेशा यही करना है कि जो हमारा बड़ा है वो तो पूरा घनाभ होगा, उसका आयतन क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच अपॉन तख्ते का क्या हो जाएगा L इंटू 0.5B इंटू 0.4H। तो L B H ये तीनों कट हो जाएंगे तो ऊपर यहाँ जाएगा इंटू 100, जब पॉइंट हटाएंगे तो 5 4 जा 20, 20 से 100 कट होगा 5 टाइम्स। तो तख्तों की संख्या मतलब कितने तख्ते बन जाएंगे उसमें, पूरे 5। दो शंकु ऐसे हैं जिनके आयतन का अनुपात 1:10 है। तो V1/V2 हमें दे रखा है 1/10। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है 2:5। तो उनकी त्रिज्या का क्या अनुपात होगा, दोनों का फॉर्मूला लगा लेंगे आयतन का। तो पहले का क्या लगेगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 इक्वल्स टू 1/10 हमें दे रखा है। ये पाई से पाई और 1/3 पूरा कट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2 है 2/5 इक्वल्स टू 1/10। 5 से ये कट होगा 2 टाइम्स, तो हमारी r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/4। लेकिन हमें निकालनी है यहाँ पर स्क्वायर को जब हम हटा देंगे तो कितनी आएगी 1/2। तो यही अनुपात बताना था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1:2। नेक्स्ट है पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ये बुक में सी टाइप से प्रिंट है तो ये मैं बोल देती हूँ अगर नहीं दिखाई दे तो पिरामिड दिया हुआ है, उसका आयत है, उसका आधार जो है वो रेक्टेंगल की शेप में है और हमारा ये पिरामिड बन जाएगा इस टाइप से। और इसकी लंबाई है आयत की 16 और चौड़ाई है 12, ये हमने लिख ली 16 और 12। पिरामिड के शीर्ष, जो इसका शीर्ष है उससे गुजरने वाले सभी पार्श्व किनारे, तो ये जो किनारे हैं इनकी पूरी लंबाई हमें दे रखी है 26 सेंटीमीटर। तो पिरामिड का आयतन क्या होगा, पिरामिड के आयतन के लिए L भी है हमारे पास, B भी है, लेकिन H और चाहिए। H कैसे होती है, इसका विकर्ण जब हम बनाएंगे आयत का तो इस पर जो ये लंब डलेगा 90 डिग्री का ये होगा हमारा H। अब हमें इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, बट या तो ना तो विकर्ण पता हमें ना ही H पता। तो पहले हम ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है रेक्टेंगल वाला जो बन रहा है हमारा, पहले रेक्टेंगल का विकर्ण निकाल लेते हैं। तो हमेशा इसके विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 256 प्लस 144। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 400। 400 का क्या होगा स्क्वायर रूट 20, मीन्स हमें विकर्ण पता चल गया 20। अब यहाँ पर जैसे मैं नेमिंग कर देती हूँ, ए ये है, अगर बी ये है और सी ये है ये वाला पॉइंट, तो ए बी सी बी ये भी 90 डिग्री है। यहाँ पर अब पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, ये हमने ले ली एच है, बी सी कितनी हो जाएगी जो हमारा विकर्ण है उसका हाफ मीन्स 10 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 ये होता है इसका 676, 26 का माइनस 100 तो आएगा 576। और 576 किसका अंडर रूट होता है 24 का। तो हमारी h की वैल्यू भी पता चल गई, हमें कितनी आ गई 24। इसमें यही करना पड़ेगा, पहले तो हमें विकर्ण निकालना है उसके बाद पिरामिड की हाइट निकालनी है। अब निकालना होगा हमें आयतन। हमेशा जो पिरामिड का आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू LBH। तो 1/3, L कितनी है 16, B कितनी है 12 और H कितनी है 24। 3 से कट कर लेंगे 4 टाइम्स, 16 4 ज़ा 48, 48 इंटू 24। लास्ट का नंबर देख लीजिए 8 4 ज़ा कितना आएगा 32। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो यूनिट डिजिट है वो 2 केवल इसी में है, ऑप्शन डी में 2072।
एक मिनट, ये यहाँ पर 16 फोर सा आएगा 64, ये रॉन्ग हो गया। 64 इंटू 24, तो हमारा 4 फोर ज़ा 16, तो आंसर डी नहीं होगा, आंसर ऑप्शन ए होगा 1536। ये 16 फोर ज़ा 64 होगा, ये मैंने 48 लिख दिया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू हमें दे रखा है 3.2, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ हमें अगर स्क्वायर में वैल्यू दी होती तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा लेते, लेकिन जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा स्क्वायर में होती है, तो पहले से स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों साइड हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा 3.2 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो हमारा आगे ऐसे ही रह जाएगा 3.2 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हमें ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारी 1 होती है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1/3.2। अब हमें प्लस की वैल्यू भी पता चल गई और माइनस की भी पता चल गई। निकालना क्या है, सेक थीटा, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टेन थीटा से टेन थीटा कट हो जाएगा और सेक थीटा कितने हो जाएंगे, 2 सेक थीटा इक्वल्स टू 3.2 प्लस 1/3.2। यहाँ एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.2 का होल स्क्वायर कितना आता है, ये 10.24 प्लस 1 अपॉन में 2 इधर ले आएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 6.4, ऊपर जब प्लस कर लेंगे तो 11.24 अपॉइंट 6.4, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा पूरा 1.75625, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर टेन थीटा की वैल्यू पूछी होती है ऐसे ही, तो ये जो एडिशन किया है उसकी जगह हम सब्ट्रैक्शन कर देते। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या साइन 90 माइनस थीटा, तो हमेशा ये सबको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमेशा कॉस थीटा। ऐसे ही अगर कॉस 90 माइनस थीटा की पूछी जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी साइन थीटा। तो हमें ये याद रखना है कि साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज होते हैं, ऐसे ही सेम सेक और कॉसेक आपस में इंटरचेंज होते हैं, और टेन और कॉट आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो जिसका भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा हो पूछा जाएगा तो उसका अपोजिट कर देंगे। नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, तो एक वृत्त है 10 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है। वृत्त की जीवा यहाँ पर हमने ले ली है जीवा ए बी, जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये केंद्र से जो दूरी है इसकी ओ ले लिया केंद्र, ये 6 सेंटीमीटर है। तो जब भी इस टाइप का होता है हमें ऐसे ट्राइंगल बना लेना है, तो ये हमें 6 पता है और त्रिज्या हमें पता है 10, तो हमें क्या निकालनी है, जीवा की लंबाई। तो पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सी, ओ ए सी में लगाएंगे पाइथागोरस। 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 36 मीन्स 64, तो ए सी कितनी आ गई हमारी 8। जब ए सी हमारी 8 आई है तो ए बी कितनी हो जाएगी पूरी 16, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है चित्र में एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और दो जीवाएं ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसमें भी यही इस टाइप से ही करना, और ये लंब दी गई है और ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये तो पूरी हो गई 6 सेंटीमीटर और सी डी हो गई 8 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी, एक ट्राइंगल तो यहाँ पर ऐसे बना लेंगे और एक ट्राइंगल यहाँ पर ऐसे बना लेंगे जैसे अभी हमने किया था। तो अभी ये जो हाफ है ये कितना हो जाएगा 3, ए पी हो जाएगी 3 और सी क्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4, और त्रिज्या हमें दोनों दी गई है 5 और 5। तो हमेशा ये ट्रिपलेट याद रखेंगे ना तो सिंपली इसमें निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी हमारा हाइपोटेनियस 5 होता है तो बेस और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे हमेशा 3 और 4 ही होते हैं। हम निकाल भी सकते हैं इसमें से कि 25 में से 16 को माइनस करके देख लीजिए तो 9 आएगा, तो 3 होगा, लेकिन जो 5 3 ऐसे याद रखेंगे इसको 3 4 5 तीनों नंबर लगातार
3 और 4 में से तो बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, हाइपोटेनियस बड़ा वाला होगा तो हमेशा 5 होगा। तो हमारी ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ऊपर 5 और 4 है तो 3, और ओ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 5 और 3 है तो 4। हमसे यही वैल्यू पूछी गई थी, तो पूरी पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 3 + 4 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ए बी सी में ओ लंब केंद्र है, मीन्स ऑर्थो सेंटर है, तो ए बी सी हमने ये बना लिया और ये सारे इस पे लंब हो जाएंगे। तो ये जो हमारा केंद्र है ये हो जाएगा ओ, और ये हो गया ए बी सी। तो बी ओ सी जो है ये वाला एंगल हमें दिया गया है कितना, 80 डिग्री। तो ए वाला एंगल हमें बताना है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम केवल ये इस ट्राइंगल में देखें, ये 90 है, ये भी 90 है, हो गई 180। तो हमारे ये बन गया पूरा चक्रीय चतुर्भुज, मतलब इनका सबका जो आंसर होगा वो 360 होगा। तो 90 90 हमने निकाल दिए। तो डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं हम, ए वाला जो एंगल आएगा वो हमेशा इन दोनों का सम, तो क्योंकि 180 हो ही गया, अब इन दोनों का सम बचा 180, तो 180 में से 80 को माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 100 डिग्री। या पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं इसको ऐसे लिख के, ए प्लस ये एंगल है 90, फिर सेकेंड वाला एंगल है 90, और हमारा जब यहाँ से ये एंगल पूरा निकाला जाएगा तो इस अपोजिट एंगल्स, तो ये 80 है तो ये भी 80 इक्वल्स टू 360। अगर ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो भी हमारा 100 ही आएगा, वरना हमें जब भी लंब केंद्र का क्वेश्चन दिया होगा तो हमें पता है कि यहाँ 90 डिग्री होते हैं, तो 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। जब भी हमें ऐसी फिगर होती है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें एक और स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। ये स्ट्रेट लाइन हमने खींच ली। अब देखेंगे कि सी डी जो है यहाँ पर लिख लिया हमने ई एफ, तो सी डी ई एफ के पैरेलल, ई एफ भी ए बी के पैरेलल, तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो जब पैरेलल लाइन होती है और कोई एक इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तो ये जो 55 है ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 55 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर ये 38 यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, 38 के। हमें पूरा x ही बताना, तो x कितना हो जाएगा 55 + 38, तो हमारा क्या आ जाएगा 8 और 5 13, 5 3 8 और 1 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 93 डिग्री। नेक्स्ट है पी क्यू आर एंड टी क्यू आर एक ही आधार क्यू आर पर तथा क्यू आर के एक ही ओर बने हुए हैं। तो एक ही आधार है क्यू आर, इस पर एक और तो बना दो पी क्यू आर, एक और बना दो इस पर टी क्यू आर, दोनों का आधार सेम हो गया। टी क्यू हमें दे रखी है, पी क्यू जो है वो टी आर के इक्वल है, तो पी क्यू हमें टी आर के इक्वल दे रखी है। अब इसमें हमें ये पता है, सब में दे रखा है कॉन्ग्रुएंट का ही साइन। हमें सिंपल ये देखना है कि ट्राइंगल हमारे कौन कौन से होंगे। फर्स्ट तो सबके पी क्यू आर हमें लिख ही लेना है। अब हमें इसे कैसे देखेंगे कॉन्ग्रुएंट, पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू दे रखी है टी आर के, तो वहाँ पर ही बस लिख दो टी आर, और बचा क्या थर्ड वाला हमारा क्यू, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन डी, पी क्यू आर इक्वल्स टू टी आर क्यू। नेक्स्ट राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये हैं, उसके पास टोटल 210 रुपये हैं। सिक्के का 20% 5 रुपये, 25% 10 रुपये, 15% 2 रुपये, और जितने शेष बचेंगे वो 1 रुपये हैं। तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या क्या होगी। टोटल है हमारे पास मनी 210 रुपये। हमने ले लिए कि ये सिक्के जो हैं, सिक्कों की संख्या कितनी है x, तो कितना हो जाएगा 5 × 5 का डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 20%, तो 5 × x का 20%, क्योंकि सिक्के की संख्या हमने x ली है, प्लस 10 × x का हमारा 25%, प्लस 2 रुपये का हमारा कितना है x × 15%। फिर शेष कितने बचेंगे, अब हमें पहले ये देखना है, यहाँ 20, 25 और 15 इन सबको ऐड करके 100 में से माइनस कर देंगे, तो 20 और 25 हो गए 45, 45 और 15 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60, तो कितने बचे 40, 40 × x अपॉन 100 इंटू कितने रुपए के थे x 1 रुपये के। अब सबका 100 तो हमारा इधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 210 और 2 0। अब उसके बाद
यहाँ कितना होगा हमारा 100x, फिर कितना हो जाएगा 250x, फिर कितना हो जाएगा हमारा 30x, फिर कितना आ जाएगा 40x। सबकी 0 0 यहाँ कट हो जाएंगे। अब सबको ऐड कर लीजिए, कितने आएंगे 25 और 10 35, 35 और 7 हो जाएगा 42। तो 42x की वैल्यू कितनी हो गई 2100। जब 42 से 2100 को कट करेंगे तो हमारा कितनी बार कटे होगा 50 बार। अब हमें ये तो पता चल गई सिक्कों की संख्या, तो x की वैल्यू तो 50 पता चल गई, लेकिन निकालने क्या 1 रुपये के सिक्के की। 1 रुपये के सिक्के कितने थे 40%, तो 40 निकाल देंगे, 50 का 40% कितना हो जाएगा 20। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।